नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के पॉडकास्ट में मेरा फेवरेट स्टूडेंट है यार। इसका नाम है प्रणय इंगले। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रणय। Hello everyone, this is Pranay Ingle and I am from Burhanpur, Madhya Pradesh, and recently I have completed my DNS from IMI Greater Noida and waiting for my joining. That's all about me. कौन सी कंपनी? And I'm sponsored from Fleet Management. फ्लीट मैनेजमेंट। तो देखो, जैसे अभी यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए, तो हम सबके इंटरव्यू शूट कर रहे हैं कि उन इंस्टीट्यूट्स में क्या डिसिप्लिन था, कैसा था, तुम्हारी लाइफ कैसी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट जो है IMI नोएडा, वहाँ की डेली लाइफ क्या थी? मतलब तुम्हारा डेली रूटीन क्या था वहाँ पे? जब मैं फर्स्ट डे गया तो वहाँ पे वार्डन ने कहा था कि आपको सुबह 5:30 बजे उठना है, जो कि एक रूटर बजता है बहुत जोर से, तो आपकी नींद खुल जाती है। तो सुबह 5:30 बजे वो एक रूटर बजेगा, देन 5:50 पे बजता है, एंड देन हम लोगों को मस्टर होना पड़ता है परेड ग्राउंड में, जहाँ पे हमारी मॉर्निंग पीटी होती है, वो 6:30 तक चलती है। एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज पूछूंगा, मॉर्निंग पीटी में एक्चुअली होता क्या है? मॉर्निंग पीटी में बेसिकली पहले वार्म अप करवाते हैं, जैसे जंपिंग जैक्स, फिर लेग रेजेस, देन उसके बाद हाई नीज, और फिर ये सब होने के बाद रनिंग करवाते हैं और सिटअप्स मतलब करवाते हैं। बेसिक बॉडी वर्कआउट वो आपको करवा देते हैं। हाँ। अच्छा, और कितनी देर चलती है? ये अप्रोक्स 45 मिनट्स। 45, मतलब जो लोग वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी 45 मिनट का फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है वहां पे। हाँ जी। आगे क्या होता है? उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 7:30 टू 8:50 तक, देन 8:55 पर हम लोगों को मस्टर होना पड़ता है कॉलेज टाइम के लिए। देन 9 से लेके 1 PM तक हमारा स्टडी टाइम होता है, देन 1 to 2 हमारा होता है लंच टाइम, एंड देन उसके बाद 2 to 5 अगेन स्टडी टाइम, और उसके बाद 5 to 5:30 होता है लंच, एक ब्रेक होता है जिसमें एक टी टाइम होता है और हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं। देन 5:30 to 6:30 परेड प्रैक्टिस होती है। तो वो सेमेस्टर 1 में हर दिन होती है, शुरू से लेके लास्ट तक, सो डैट सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग अच्छे तरीके से परेड कर सके। उसके बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं 6:30 के बाद, देन आप लोग कुछ भी कर सकते हो। फिर 7:30 से लेके 8:30 तक 8:50 पे फिर से मस्टर होता है, नाइट मस्टर, जिसमें देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स है या नहीं, सारे कैडेट्स है या नहीं, एंड देन उसके बाद 9:10 या 9:15 तक हम लोग फ्री हो जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग स्टडी कर सकते हैं, घर पे बात करना है तो घर पे बात कर सकते हैं, या फिर रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है। जनरली सोने का टाइम क्या होता था वहाँ पे? सोने का टाइम शुरू में तो मैं 10 बजे सो जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये 12-1 ऐसे होने लग गया। क्यों ऐसा क्यों? 10 से 1 तक कैसे शिफ्ट हो गए? क्योंकि जब आप डीएनएस कर रहे होते हो तो मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हम लोगों को अगर हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसको एटलीस्ट एक बार तो हम लोगों को उसको प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना पड़ेगा, तो तभी हम लोगों को आएगा। एंड देन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो मतलब एक दिन में 7 सब्जेक्ट्स की स्टडीज होती थी, तो उनको करने में टाइम लगता था। तो सोने का टाइम तो तुम्हें 4-5 घंटे ही मिलता होगा? हाँ, मैनेज कर लेते थे? हाँ, लगभग मतलब सभी लोग। दिक्कत होती थी जब क्लासेस होती थी तो नींद आती थी, बहुत ट्राई करते थे कि नींद ना आए, बट नींद आ ही जाती थी। तो जो कैप्टन्स होते थे वो हम लोगों को पनिशमेंट देते थे। क्या मिलते थे पनिशमेंट? पनिशमेंट में ये था कि मतलब सीट पे ही खड़ा कर देते थे कि पूरा लेक्चर खड़े रहो, तो नींद नहीं आएगी। और कुछ कैप्टन्स ऐसे होते थे जो सीधा मतलब बाहर भेज देते थे, जो मतलब अगर सुबह की 10 बजे की क्लास है और अगर कोई सो रहा है सुबह सुबह तो उसको गार्ड रूम के पास खड़ा कर देते थे, सो पूरा 5 बजे तक, शाम तक के लिए। हाँ। गुड ड्यूटी देते थे क्या? हाँ, और वो मतलब एक ही जगह खड़ा रहेगा, बस वो देखेगा बस और कुछ नहीं करेगा। और सो भी नहीं सकता ना। परेड प्रैक्टिस के बारे में ना सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है। कोई परेड में था तो कोई परेड शूट कर रहा था। तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था परेड से रिलेटेड? मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब स्टार्टिंग में उन्होंने करवाया प्रैक्टिस, जो हमारे सीनियर थे, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मतलब जो अलाइनमेंट होता है, अगर बाकी कर रहे तो मेरे से नहीं होता था। तो एक बार एक सीनियर ने मुझे पनिशमेंट दे दी कि डक वॉक करो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो नहीं आता है।
देन मैंने उस दिन सोच लिया कि अब मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मतलब जब मैं अपने कैबिन में जाता था तो मैं उसकी प्रैक्टिस किया करता था। अच्छा। तो जब मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया तो फिर ऐसे करते करते मेरे को आ गया परेड प्रैक्टिस, मतलब परेड करना आ गई। एंड देन वो जो जिसने मुझे पनिशमेंट दी थी, जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मेरी तारीफ करी थी कि ये सबसे अच्छी परेड करता है, ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसने कर ली है। तो उसमें मतलब कुछ कोई ऐसी स्पेसिफिक परेड होती है जहाँ पे आपको कुछ अलग से वैल्यू मिल रही हो, सिग्निफिकेंस मिल रहा हो? जब गेस्ट आते हैं या फिर कोई भी कंपनी विजिट करती है तो एक गार्ड पार्टी होती है। तो उसमें उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। तो उसमें करीब 40-50 होते हैं कैडेट्स। तो उन 40-50 में मैं था। ओके। तो वो मेरे लिए अच्छा अचीवमेंट था, क्योंकि शुरुआत में मेरे को बिल्कुल नहीं आता था और उसके कारण मुझे पनिशमेंट मिली। तेरा एक्सपीरियंस लाइफ एक्स में भी ऐसा ही था ना कि शुरुआत में तुझे कुछ नहीं आता था और एंड तक जाते जाते तुझे काफी सारे अचीवमेंट्स मिले थे। तो तेरी लास्ट ईयर की स्टोरी में तो तुझे सब लोग डेविड गॉगिंस बुलाते थे। तो अभी जो कॉलेज वाली स्टोरी थी, पहली बात तो ये बताइए, डेविड गॉगिंस वाला आइडिया तेरे दिमाग में घुसा कहाँ से और कैसे, मतलब क्या जर्नी रही तेरी ये डेविड गॉगिंस वाली? मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता हूँ, साकेत गोखले। मतलब जब पुणे वाला ना? हाँ, 2021 से उसको फॉलो करता हूँ। उस टाइम पे उतना फेमस नहीं था वो। तो रैंडमली एक दिन एक उसका व्लॉग देखा मैंने। तो उसमें उसने एक बुक सजेस्ट की, वो कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। तो उस टाइम पे मैं लाइफ एक्स आया हुआ था और मतलब आपने कहा था कि बुक रीडिंग करो, और मैं कंफ्यूज था कि मैं कौन सी बुक पढ़ूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये ट्राई करते हैं। एंड देन जब मैंने इसको पढ़ा, तो जब मैंने फर्स्ट पेज ही पढ़ा तो मेरे मतलब मुझे गुज़बम्स आने लग गए। तो मैं क्या, अब इसको ही पढ़ना है। और जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। स्पेशली उसका जो माइंडसेट है, मतलब वो कहता है कि हम लोग सोचते हैं कि कोई भी काम 100% हो गया है, लेकिन वो काम 100% कभी कंप्लीट नहीं होता, वो 40% ही होता है। तो वो सब मैंने देखा। देन उसने बहुत सारी मैराथन करी है, ट्रायथलॉन्स करी है। तो उसने इंजरी होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें करी। तो जब मैंने ये सोचा कि अगर ये बंदा इतना इंजरी होने के बाद भी कर सकता है, तो हम तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, हमारे पास एसी रूम है, टाइम पे खाना मिलता है, तो हम लोग स्टडीज तो कर सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरे को वो मैं काफ़ी ज़्यादा एक इंस्पिरेशन मिला बेसिकली। हाँ, मैंने उसकी सेकेंड बुक भी पढ़ी है, नेवर फिनिश, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बट वो उस बुक में जो कांट हर्ट मी में नहीं है, वो नेवर फिनिश में है। नेवर फिनिश तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, तो तू मुझे ऐसी कुछ चीज़ बता कि मैं उस बुक को सबसे पहले पढ़ना शुरू करूँ। नेवर फिनिश में जब आप पहला पेज पढ़ोगे, वहाँ पे वो एक मिशन लिखता है। वो मिशन ऐसे होता है कि उसमें वो कुछ ऐसी लाइन बोलता है, वो मेरे को थोड़ा याद नहीं है, बट जब आप उसको पढ़ोगे तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। शुरू में थोड़ा आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे बुक को, जैसे मैंने कांट हर्ट मी पढ़ी थी। जब शुरू में अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा था तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि जनरली बहुत लोगों की लाइफ की स्टोरी ऐसी होती है, हालांकि उसकी बहुत ज्यादा टॉर्चरस थी, ये मुझे पता है। लेकिन जब विल स्मिथ पढ़ रहा था तब भी ऐसी स्टोरी थी। कई लोगों की स्टोरी मैंने पढ़ी है, मोरलेस ऐसी होती है। लेकिन ना, जब मैं बुक आगे लेकर के गया एक लेवल के बाद, जब वो अपना वेट रिड्यूस करने की कैटेगरी में आया, जब वो रात में सब जगह वो दवाइयां छिड़कते घूमता था ना, वो फेज के बाद जब वो आया, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और उसके बाद तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई थी। उसमें एक चैप्टर है, द अनकॉमन अमंग्स अनकॉमन मैन। वो जो चैप्टर है वो नेक्स्ट लेवल पे है। उसमें उसने ये एक नैशविल करके जगह है, वहाँ पे एक रन था अबाउट 100 माइल। तो उसमें उसका जो नी था, लेफ्ट नी शायद, उसमें वो एक लिक्विड होता है, वो बहुत ज्यादा हो गया था। तो उससे वो हुआ नहीं, उसने वो क्यूट कर दिया। एंड देन इमीडिएटली वो हॉस्पिटलाइज हुआ। एंड देन आफ्टर 5 या 7 आवर्स के बाद वो रिकवर हुआ थोड़ा बहुत, एंड उसने वो रेस को फिनिश किया। उसके बाद किया? हाँ, वो भले ही फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, बट उसने कंप्लीट किया। बट उसने कंप्लीट किया। तो वो जो एक स्पिरिट है, वो नेवर गिव अप वाली, वो जनरली नहीं होती किसी। वो नहीं होती है, वो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो उस इंसान से ये चीज सीखने को मिलती है कि कुछ भी हो जाए, और जो चीज हम कर रहे हैं, हम लोगों को उसको बीच में नहीं छोड़ना है, करते रहना है। तो जब लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं ये सब बोल बोल करके, फिर तू अपनी स्पिरिट कैसे मेंटेन करता है? मेरे को मतलब उसने ये चीज मेंशन कर रखी है अपनी बुक में कि
जब वो भी ये सब करता है तो लोग उसको मजाक उड़ाते हैं, तो वो क्या करता है, वो उससे डिमोटिवेट नहीं होता है, वो उन जो भी वर्ड्स है उसको लिख लेता है एंड वो बोलता है कि इन लोगों ने ये बोला है तो तू ये करके दिखाओ उनको। तो वो ऐसे अपने आप को मोटिवेट करता था, वो डिमोटिवेट नहीं होता था। अगर लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो जो क्रिटिसाइज का जो वर्ड है वो अपने लिख लेता था एंड देन वो उस वर्ड को करके बार बार वो उसने एक चीज करी, अगर कोई इसको बुरा बोल रहा है उसने उस चीज को रिकॉर्ड कर दी एंड देन उसने सुनना चालू कर दिया और ऐसे वो दौड़ता था। तो मैंने भी ये चीज करी कि अगर ये लोग बोल रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक दिन ये बोलेंगे कि ये इस बंदे को फॉलो करता था इसलिए ये ऐसा है। और ऐसा हुआ भी। ऐसा हुआ भी, ऑफ कोर्स ऐसा हुआ भी। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस तेरे कॉलेज का जो मतलब तुझे लगता है कि काफी यूनिक एक्सपीरियंस था? जनरली कॉलेज में होते हैं ना इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो लगते हैं हमें कि काफी यूनिक है। एक एक्सपीरियंस मतलब जब मैं ज्वाइनिंग से पहले डीएनएस जब मैंने किया नहीं था, कॉलेज ज्वाइनिंग के पहले मैं अपने सीनियर से पूछता था कि वहाँ जिम करने को टाइम मिलता है या नहीं। तो मोस्टली कहते थे कि भाई इतना पढ़ना पड़ता है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो पढ़ाई करेगा या जिम करेगा। बट जब मैं गया तो शुरू में मुझे भी यही लगा, बट अगेन डेविड गॉगिंस उसको फॉलो करता था तो मैंने सोचा अगर ये बंदा ये सब चीजें कर सकता है तो मैं 45 मिनट्स निकाल सकता हूँ अपने वर्कआउट के लिए। और मैं और एक बंदे को फॉलो करता हूँ, साकेत गोखले, तो वो भी उसका माइंडसेट और डेविड गोगिन का माइंडसेट दोनों का सेम है। तो मैंने एक वीडियो देखा उसका, उसने कहा कि जब वो नीट की नहीं जेई की भी प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे उसने 45 मिनट्स का वर्कआउट किया एंड स्टडी वो 4 to 5 आवर्स स्टडी करता था। तो मैंने भी सेम चीज अप्लाई करी। अगर मेरा कॉलेज टाइम 5-5:30 बजे बंद हो रहा है तो मैं 5:45 से 6:30 तक जिम कर सकता हूँ और बाकी का जो बचा टाइम है वहाँ पे स्टडी कर सकता हूँ। तो ऐसे मैंने टाइम मैनेज किया। तो मैंने इन 2 बंदों से बहुत ज़्यादा सीखा और मैंने हर चीज़ में अप्लाई करा। मैंने स्टडी में, फिर उसके बाद जिम में, और फिर ऐसे ही मेरा जो एक रिलेशनशिप था उसमें भी ऐसे ही किया। तो मेरी सारी चीज़ें सही चल रही थी। मैं ना ज़्यादा बेस्ट था ना ज़्यादा लो था। मतलब जो मेरी डीएनएस की जर्नी है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो मतलब ऐसा कोई पीक आया कि हाँ मतलब खुशी का ये वाला पीक था, या बेस्ट टाइम था या वर्स्ट टाइम था? सबसे बेस्ट टाइम वो था जब मैं मतलब रिलेशनशिप में आया। क्योंकि सब लोग ये कहते थे कि यू कांट मैनेज थिंग्स लाइक स्टडी, जिम एंड रिलेशनशिप एट द सेम टाइम। बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने वो करके दिखाया, बट वो चला नहीं, ज्यादा चला नहीं। वो उसमें रिलेशनशिप ही चला गया तेरा। हाँ, तो वो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने अपने तरफ से 100% दिया, सामने वाले ने गिव अप किया है। तो बट देखो इसमें एक टिप है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो तेरे कंट्रोल में है ना तू वही मैनेज कर सकता है। तेरे कंट्रोल में थी स्टडीज, वो मैनेज करी, जिम वो मैनेज करी, और रिलेशनशिप में भी मेरे ख्याल से तेरे पार्ट में जो रहा होगा वो तूने मैनेज किया होगा, है ना? हाँ। और वर्स्ट पार्ट क्या था, जो सबसे बुरा टाइम? वर्स्ट पार्ट ये था कि जब आप सारी चीजें एक साथ करते हो तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे लाइफ आपको स्टॉप करती है। और वो पॉइंट मेरे लाइफ में आया जब मैं 2nd सेमेस्टर में था। तो मैं एक कंफर्ट जोन में आ गया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो नहीं देख रहा था कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। तो जब मुझे लग रहा था कि मैं सारी चीजें कर रहा हूँ टाइम पे, हर चीज को टाइम दे रहा हूँ, लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। मैं एक ही चीज पे स्टक हो गया था। तो जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे जो नंबर्स है स्टडी में वो अच्छे नहीं आ रहे, वो एक जगह रुक गए, और जैसे जिम में भी नहीं हो रहा है, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ बट मैं वो देख नहीं रहा था कि क्या ये चीजें ग्रो कर रही है। तो गलती कहाँ मिली? गलती ये थी कि मैं कंफर्ट जोन में आ गया था। मतलब जहाँ पर मुझे स्टडी को टाइम देना चाहिए था मैं वहाँ पे किसी और को टाइम दे रहा हूँ। और जहाँ पर मेरे को किसी और को टाइम देना था मैं वहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब वो एक चीज थी जो जिसमें तू अपने डिसिप्लिन से इधर उधर हो गया। हाँ। तो मेरे को तुरंत रियलाइज हुआ जब मेरा सेमेस्टर 2 का एग्जाम स्टार्ट हुआ। 15 डेज या 15-20 डेज पहले मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैं ऐसे ही करते रहूंगा तो मेरा जो परफॉर्मेंस है स्टडी में वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और वो मेरी ज्वाइनिंग को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो फिर मैंने तुरंत उस पर्सन को बोला कि ऐसा ऐसा है एंड उन्होंने कोऑपरेट किया मुझे। और फिर वही रिलेशनशिप वाली कहानी है। वो मैंने फिर वो ट्रैक पे आया। रूममेट तेरे कोऑपरेटिव थे? साथ में जो भी थे बंदे, एक थे कि 2 थे? जनरली एक केबिन मिलता है उसमें दो ही बंदे होते हैं। ठीक है।
और कुछ कुछ कैबिन होते हैं उसमें 3 होते हैं, तो मुझे तो 2 बंदों वाला मिला था। तो जो मेरा सेमेस्टर 1 में जो रूममेट था उसको आदत थी कि वो लेट तक सोता था और मुझे 12 बजे या 12:30 बजे तक सोना था, लेकिन वो बंदा 2-3 बजे सोता था। और उठता कैसे था फिर? वो पता नहीं वो मैं लास्ट तक यही पूछता रहा कि तू उठता कैसे इतना जल्दी। तो मेरी बनने मतलब उससे बनती नहीं थी, क्योंकि वो सोने नहीं देता था जब मुझे सोना होता था, क्योंकि मैं जिम भी करता हूँ तो रिकवरी भी जरूरी है। तो मैं 5-6 घंटे सो पाता था। तो वो क्या करता था कि वो अपने फ्रेंड्स को बुला लेता था और फिर वो डिस्कशन gossip होती चलता रहती। है। हाँ, तो वो मुझे नींद नहीं आती थी, तो ऐसे मेरी फाइट होगी उससे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ। फिर चेंज किया रूम। हाँ। अच्छा, पनिशमेंट, सिवियर पनिशमेंट मिला? एक पनिशमेंट तो मिल गया था तुझे, डक वॉक वाला। हाँ, और कोई मिला? एक पनिशमेंट ऐसा था जो सैटरडे नाइट को जनरली क्या होता है कि सारे लोग रिलैक्स होते हैं, क्योंकि संडे को पूरा फ्री होते हैं वो लोग। हम लोग तो सैटरडे नाइट को ऐसे हम लोग चिल्लाते हैं। उस दिन हमारा जो ग्रुप था उन्होंने मतलब सारे लोग सो गए थे, तो स्पीकर में जोर से गाना बजा दिया। और उस दिन सबसे जो स्ट्रिक्ट वार्डन है वही थे। तो उनको किसी ने बता दिया कि इस रूम से आवाज आ रही है। और उस दिन मैंने वो 3 बंदों वाला रूम में मैं छुप गया, और मैं ऐसे छुपा, वहां पे मेरे लेग्स दिख रहे थे और मुझे नहीं पता और ना ही मेरे दोस्तों को पता था। तो जब वो उस वार्डन सर ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा कि वो बेड के नीचे कौन है, जल्दी आओ वापस। तो फिर उन्होंने रात के 2 बजे मुझे पनिशमेंट दी कि तू 4 बजे तक खड़ा रहेगा बाहर यूनिफॉर्म में। और फिर उस दिन उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को बुलाया 6 बजे और सबको पनिशमेंट दी, और सबको मतलब रनिंग करवाई 2-3 किलोमीटर, और फिर पुशअप्स करवाए। और हम लोगों को, जो भी हम लोग शैतानी कर रहे थे, उन लोगों को अलग से पनिशमेंट दी। अच्छा, ऐसा हुआ इतने टाइम में कि तू सुबह कभी लेट उठा सो करके? एक इंसिडेंट था, जब नया नया ज्वाइन किया था कॉलेज, शायद पहला ही दिन था। तो वहाँ पे जब हुटर बजा तो मैं ऐसी जगह सोया था वहाँ पे हुटर मुझे सुनाई नहीं दिया। और उस दिन मैं लेट भी सोया था, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं एकदम टाइम पे उठा। अगर 6:30 पे सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं, तो मैं जब गया तो सारे लोग आ चुके थे। तो वार्डन सर ने मेरे को कहा कि इतना लेट क्यों आए अभी से, मतलब अभी कॉलेज ज्वाइन भी नहीं किए हो और इतना लेट आ रहे हो। तो उन्होंने मुझे 1 घंटा रुकवाया था वहाँ पे। तो पहला दिन मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग रहा था। अच्छा। उसके बाद लेकिन फिर कभी नहीं? उसके बाद कभी नहीं। चलो ठीक है, ये तो बढ़िया है यार। मतलब तुम्हारे कॉलेज के एक्सपीरियंस काफी लोगों के लिए इंस्पायरिंग भी हो सकते हैं, काफी लोगों के लिए नॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन आज जो प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे एक्सपीरियंस। लेकिन एक चीज और भी है, क्योंकि मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं या जो हमारे साथ में से निकल रहे हैं, तो जब वो कॉलेज पहुंचते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए, एक विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग होती है ना, कि प्लानिंग करना है, थोड़ा इन्फ्लुएंस पे फोकस करना है, मेडिटेशन करनी है। कोई चीज तेरे काम आई वहां पे यहाँ से जाने के बाद? एक चीज काम आई, एक नहीं 2-3 चीजें। एक तो जो बुक रीडिंग वाली हैबिट थी, बुक रीडिंग, हाँ, और मेडिटेशन वाली। क्योंकि बुक रीडिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2nd सेमेस्टर में एक टॉपिक है बुक रीडिंग का, उसमें कोई एक बुक पढ़ना है। तो उसमें मैंने नेवर फिनिश पढ़ी थी। अच्छा। हाँ, तो वो मैं मतलब जो मेरे बैचमेट्स थे उन्होंने एक बुक को फिनिश करने में 2 महीना लगा दिया था। तो वही मैंने उस बुक को 3 वीक्स में कंप्लीट कर लिया था। तो जो इंग्लिश वाली मैम थी वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे मुझसे। और जो वाइवा था, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि वो चैट जीपीटी से स्टोरी बना रहे थे, तो वो तुरंत वो लोग मतलब ठीक हो जा रही थी, पकड़ जा रही थी। तो जब मैंने ऑनेस्ट तरीके से वो दिया तो वो लोग काफी खुश हुए, जो एक्सटर्नल वाइवा थे लेने वाले थे, तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए। तो अगर यहाँ पे बुक रीडिंग की हैबिट नहीं होती तो फिर वहाँ शायद काम नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और है, मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछते रहते हैं कि आपकी ऑफलाइन की फीस इतनी ज्यादा है, हम क्यों ज्वाइन करें, या क्या गारंटी है कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो तू भी जब आया था तो मतलब एक एवरेज, या मैं एवरेज ही मान रहा हूँ, अबव एवरेज नहीं मान रहा हूँ मैं तुझे, जब तू आया था तब एवरेज था। तूने ऑफलाइन क्यों ज्वाइन किया, ऑनलाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया, या यहीं क्यों ज्वाइन किया? पहली बात तो ये कि ऑफलाइन क्यों किया, ऑनलाइन क्यों नहीं किया? मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे ये करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, कैसे हो। तो मैंने कहा कि मुझे बस मतलब वो खुश नहीं थे मेरे डिसीजन से। तो मैंने कहा कि मुझे बस 1 साल दे दो अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो मैंने कहा कि एक ऐसी कोचिंग है और प्रैक्टिस करवाते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं, और मैंने कहा कि मैं मेहनत करूंगा और मेरा हो जाएगा। उस टाइम पे मैं अपने आप को बिलो एवरेज मानता था। मैंने 12th उतना अच्छे से नहीं किया था और ना ही 11th किया था। तो जब मैं आया, सबसे पहली दिक्कत थी पैसों की, क्योंकि
पापा कह रहे थे कि इतना महंगा है और फिर रहने का भी वो सब, तो मैंने कहा कि बस एक साल दे दो। तू ऑनलाइन भी तो कर सकता था। ऑनलाइन अगर मैं ऑनलाइन करता तो मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाता, फिर मैं उसको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि ऑनलाइन का थोड़ा कम होता है अमाउंट और ऑफलाइन का ज़्यादा, तो वो हमें वो अमाउंट वो हिट नहीं होता है कि हम लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक होता है ना कि हम लोग बाहर गए हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट्स ने भेजा है, कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। हाँ, तो वो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था, अगर मैंने नहीं पढ़ा यहाँ पे भी और यहाँ से अच्छे प्रिपरेशन नहीं करी तो सारा पैसा वेस्ट, एक साल वेस्ट, और फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा फिर। तो वो मेरे दिमाग में हर दम चलता था, तो आई थिंक ये चीज़ मेरे को हर बार मोटिवेट करती थी करने के लिए। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे आया तो जो भी तू एक्सपेक्टेशन लेकर के आया था, तो आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देगा उसको तू? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 दे रहा? ऐसा नहीं कि कैमरा के सामने या फिर आपके सामने बोल रहा हूँ, ये बस ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट है, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 बड़ी बात है यार। क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ पे आया हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस स्टेज पे आऊँगा। अच्छा, मतलब मेरे लिए यहाँ पे बैठना, आपके सामने पॉडकास्ट देना बहुत बड़ी बात है। अगर वो डिसीजन मैंने नहीं लिया होता तो मैं शायद नॉर्मल सा कुछ कर रहा होता, पार्टी वगैरह और वही। तो अगर मैं टॉप 10% में भी आ रहा हूँ, मेरा माइंडसेट उस डायरेक्शन में जा भी रहा है, तो मेरे लिए तो यहाँ पे आना, एक साल पूरा इन्वेस्ट करना, वो वर्थ इट था। मतलब अगर मैंने जितना अमाउंट दिया है वो एक रुपया वो पूरा वर्थ इट है, पूरा वसूल हो गया था। पूरा वसूल। चलो अच्छी बात है यार, हमें भी अपनी तारीफ सुनने में मजा आता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तेरे से, बट मुझे लग नहीं रहा था कि तू 10 आउट ऑफ 10 दे देगा। बट एनीवे दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ये तुम्हारा वाला जो बैच था ना, ये मुझे लगता है मैं जब से पढ़ा रहा हूँ उन सभी बैचेस में जो सबसे ज्यादा दिल के करीब बैच था वो वही वाला बैच, क्योंकि तुम लोगों के बैच में हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तुम्हारे बैच वाले स्टूडेंट्स के साथ में जो बॉन्डिंग है हमारी, मतलब स्पेसिफिकली मेरी, जितना हम हंसी मजाक करते हैं, जितना एंजॉय करते हैं, वो मैं कर नहीं पाता लगभग सभी बैचेस के साथ में, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स उतना घुलते मिलते नहीं है। बट मुझे लगता है कि शायद टाइम लगता है इसमें। हाँ। तुम लोगों को भी लगता है, तुम लोगों को भी लगा ही था, 3-4 महीने तो तुम्हें भी लगे थे, क्योंकि मेरी जो एक इमेज है पब्लिकली वो ये है कि बहुत गुस्सैल आदमी है, तो लोग अपनी बातें नहीं बता पाते हैं। एक चीज बोलूंगा, हाँ। जब मैं ज्वाइन किया था मुझे आपसे बहुत डर लगता था। क्योंकि मतलब जब आप रूम में आते हो ना तो एक डिफरेंट ऑरा है। हाँ। जैसे आप आते हो तो पूरा रूम साइलेंट हो जाता है, सारे लोग आपकी बातों को सुनते हैं। हाँ। वो आप जो भी बोलते हो, सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो उस पॉइंट के लिए वो मोटिवेट हो जाते हैं, वो सीरियसली आपको सुनते हैं। मेरे को भी आपके जैसा बनना है। अच्छा, चलो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देते रहूंगा हमेशा। सो चलो, मतलब ये पॉडकास्ट फिलहाल तो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। एक और, हाँ, अगर तेरा एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी एस्पायरेंट है, हाँ, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो इसके प्रोज एंड कॉन्स जान के आओ, क्योंकि जब आप डीएनएस कर लोगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जो डीएनएस की जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है। अगर जो मिडिल क्लास से आता है उसके लिए डिफिकल्ट है स्विच करना, और अगर कोई अच्छा घर से आता है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो सोच समझ के आइए। बाय द वे बहुत अच्छा फील्ड है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो। और अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और एक चीज़ है, आजकल के बच्चों का जो रूटीन है, मतलब रात लेट नाइट सोना 2-3 बजे और फिर सुबह उठना, दिन में उठना 1 बजे। मैंने देखा है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो रात के 3 या 2 बजे तक फोन चलाते हैं, एंड देन उठते हैं 1 बजे। और अगर वैसा बंदा मर्चेंट नेवी में आएगा और फिर वो डीएनएस कॉलेज में जाएगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई ऐसा है उसको इस फील्ड में आना है तो अपनी हैबिट को सुधारो एंड जल्दी उठो, ईट क्लीन एंड डू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बुक रीडिंग्स, इट विल हेल्प यू मोर। मतलब अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करो। भले ही 1-2 दिन का ऑफ रखो अपना वीकली, लेकिन पूरा डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन करो। Then this field is for you, and you can also change your financial conditions. Otherwise, it is very difficult. That is a very good thing. और ये बहुत अच्छा मैसेज है यार, सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। और ये मैसेज आपको जो बंदा दे रहा है ना, ये मतलब जब कभी आप इससे मिलोगे पर्सनली तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो एकदम इंट्रोवर्ट है, साइलेंट है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जितना इसने आज बोल दिया ना, बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। सो होपफुली जब तुम एक
एक सेल करके आओगे ना, तब और अच्छा एक्सपीरियंस आएगा हमारे सामने सेलिंग का, और हम एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे तब, ठीक है? सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट Thank एंड you, थैंक्स sir. फॉर कमिंग हियर। Thank you so much.